ठीक है बच्चों, इस प्रकार जो रसायन विज्ञान 347 केसी का 2025 का पेपर है बेटे, इसके पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा सेकंड क्षारीय माध्यम होगा। कैसे होगा वो हमने आपका पूरा डिटेल करके बताया है बेटा। पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है Na2CO3 के तुल्यांकों की संख्या ज्यादा है किससे बेटा, HCl के। ठीक है बेटे, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटे। सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। बहुविकल्पी क्वेश्चन कर रहे हैं हम अभी अनसॉल्व के। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटे खा, पहले का खा है, ये कह रहा है कि कॉपर +2 Zn बराबर 29 है, मैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। पहला ऑप्शन दिया है आपको 1, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको 3, चौथा ऑप्शन दिया है 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, फिर उसका ऑर्बिटल विन्यास करेंगे। कक्षक विन्यास में देखेंगे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। 29 कॉपर है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। इसमें हाफ फिल्ड फॉर्म लगती है जो आप पढ़ चुके हैं बेटा, सब बच्चों को पता भी होगा। अब बेटा s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है जिससे d हाफ हो जाता है। अब बेटे कॉपर पे चार्ज क्या दिया है, यहाँ पे कॉपर पे +2 चार्ज है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलने, 29 कॉपर से 2 निकलने, बाकी सेम रहने का है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s क्या हो गया 0, 3d क्या हो जाएगा 4। एक s से निकल जाएगा, एक d से। d के पास ऑर्बिटल कितने होते हैं बेटा, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। इलेक्ट्रॉन देखो, सॉरी बच्चों, 29 में यहाँ पे 9 होने चाहिए, यहाँ पे 10 हो जाएंगे आपके। सॉरी बच्चों, 10 में से एक और एक ऐसे निकल गया, एक इससे निकल गया, कितने शेष रह जाएंगे बेटे हमारे पास, 9 शेष रह जाएंगे डी में। हुंड के अनुसार पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर उन्हें विपरीत चक्र के साथ युग्मित किया जाता है। तो कितना सिंगल इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त हुआ है, 1। तो हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो प्राप्त होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो प्राप्त होगा n बराबर 1 आएगा। देखते हैं खा का कौन सा आंसर सही होगा, पहला होगा 1 वाला बेटे। ओके, चलिए इसी क्रम में हम तीसरे क्वेश्चन की ओर कूटी करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटे, ओके ये क्वेश्चन हो गया। पहले का गा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल 5 Cl और संकुल के बाहर दिया है Cl2 बिलियन में कुल कितने आयन होंगे, पहला ऑप्शन दे रहा है बेटा 2, सेकंड ऑप्शन बेटा देख सकते हैं, पेपर आपके सबके पास है, अपना पेपर देखिए, कोड मिल रहा है, सारे पेपर डिस्कस करूंगा कोड बाय कोड। ठीक है, अभी मेरे पास ये पेपर आ पाया, मैं इसी का डिस्कशन कर रहा हूं बेटे। ओके ठीक, चलिए हाँ देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसमें बिलियन में कुल कितने आयन होंगे, इस यौगिक को अगर बिलियन में डालोगे, जली बिलियन में ले जाओगे, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है वो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है, तो फिर भी ये आयनित जितना भी होगा वो कितने आयन देगा पूछना चाह रहा है। तो हम सॉल्यूशन या उत्तर पे बात करें, देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स था CO
NH3 का होल 5 Cl Cl2, इसको जली विलयन में ले गए, एक्वस को पानी में डाल दिया इसको, तो देखो कैसे टूटने वाला है, Cl आयनित अलग हो जाएंगे, तो हमें मिलने वाला है CO NH3 का होल 5 Cl, इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, +2 Cl क्या हो जाएगा माइनस। कुल कितने आयन, ऑब्वियसली आयन की बात कर रहा है, तो Cl माइनस के 2 आयन है और इसका कितना, 1 2, टोटल आयन कितने हो जाएंगे बेटे 3। बताओ 3 कौन सा आंसर होगा इसका, बी, गा का बी आंसर होगा। ओके बेटे, उम्मीद करते हैं आप सब समझ पा रहे हो बेटे। चलिए इसी क्रम में आगे देख लीजिए सभी लोग आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए आप पेपर अपना देखिए सारे बच्चे पेपर। चलिए देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर पाता है, अपचयित नहीं कर पाता है। पहले का कहा है हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक, कौन सा यौगिक, कौन सा यौगिक फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है, अपचयित नहीं करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है एसिटिक अम्ल CH3COOH, सेकंड दिया है बेटा HCOOH, थर्ड दिया है बेटा HCHO, फोर्थ दिया है बेटा CH3CHO। चलिए देखो बेटे उत्तर की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन की बात करें अगर हम, सबसे पहले हम बात करेंगे फेहलिंग विलयन। फेहलिंग विलयन क्या होता है बताइए, कॉपर ऑक्साइड होता है Cu, ये फेलिंग विलयन होता है बेटा। इस विलयन के द्वारा वो कह रहा है कि कौन सा यौगिक, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर पाता है और खुद का ऑक्सीकरण नहीं करता, ये कह सकते हैं। तो बेटे सीधा फंडामेंटल है कि जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड वो फेहलिंग विलयन को अपचयित कर देते हैं और खुद का ऑक्सीकरण कर लेते हैं। ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल में करते RCOOH प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवच्छेद बना देते हैं। कैसा अवच्छेद बेटा, लाल अवच्छेद बनाते हैं और ये बना देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। तो एल्डिहाइड हमारे पास 2 है बेटे, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिल्डिहाइड, ये बड़ा अच्छे से फेहलिंग विलयन को अपचयित कर देंगे। ठीक है बेटे, अब जो हमारा एसिटिक एसिड है, इसमें R नहीं है, एल्काइल ग्रुप नहीं है, फॉर्मिक एसिड, ये भी आपका फेहलिंग विलयन को अपचयित कर देगा। एक तो यहां से CO2 और प्लस O2 वो H2O निकालेगा और क्यूप्रस ऑक्साइड। लेकिन जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस फेहलिंग विलयन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, अर्थात ये इसको एसिटिक अम्ल फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर पाएगा, अर्थात खुद का ऑक्सीकरण नहीं करेगा। तो बेटा इसका जो आंसर होना चाहिए, घा का आंसर पहला होगा, एसिटिक अम्ल होगा। ठीक है, इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेटे, हो गया होगा ये तो है ना। चलिए मैं इसी क्रम में आगे बात करूं आप लोगों से। ठीक है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 5 का अड़ा है। ये कहता है एक यौगिक है, सूत्र दिया है, मैं सूत्र C4H11N से कितने प्राथमिक एमीन संभव है। पहला ऑप्शन है फर्स्ट, एक अमीन बनेगा। सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3, फोर्थ ऑप्शन है 4। आप लोग कमेंट करके बताइए कितने बच्चों ने इसका आंसर किया है। कमेंट करके आप लोग बताएंगे। बताइए बेटे, बता रहा है सभी? चलिए एक बार देखते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा बेटा, ये आपका 9वां चैप्टर है 12th का, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक या J2 है। उसमें आपने पढ़ा था ना, जो अमोनिया होता है, अमोनिया के व्युत्पन्न एल्किल व्युत्पन्नों को हम क्या कहते हैं बेटा? अमीन कहते हैं। अमीन सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक RNH2, एक होता था RNHR, तीसरा होता था RNR और R। सर ये प्राथमिक अमीन कहलाता है, प्राथमिक अमीन, 1 डिग्री अमीन। ये कहलाता है द्वितीयक अमीन, 2 डिग्री अमीन। ये कहलाता है तृतीयक अमीन, 3 डिग्री अमीन। तो क्वेश्चन हमसे डिमांड में क्या देख रहा है? ये कह रहा है साहब ये बताओ प्राथमिक अमीन इस स्ट्रक्चर, इस फॉर्मूले से कितने बन सकते हैं? ये ब्यूटिल है, वैसे 4 कार्बन वाला है। एक शॉर्ट ट्रिक हमने नोट्सों में कराई थी आइसोमेरिज्म समायोजकता में, तो हम इसका सीधा निकालते थे कितने अमीन बनेंगे, लेकिन फिर भी संरचना के साथ देख लेते हैं एक बार बेटे, है ना। प्राथमिक अमीन का जो समूह होता है वो NH2 समूह होता है। या कार्बन की डिग्रियों से नहीं बता सकते हम ये देखेंगे अगर NH2 समूह जुड़ रहा है तो प्राथमिक है, NH समूह जुड़ रहा है द्वितीयक है, N है तो तृतीयक। देखो पहला फर्स्ट हम बात करें, पहला स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेंगे। 4 कार्बन है, CH3, CH2, CH2, CH2 और NH2। NH2 समूह आ रहा है, बैलेंस देखते हैं। कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5, 5 और 4 9, 9 2 11 और N। तो एक तो ये बन गया, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? 4 कार्बन है, ब्यूटिल अमीन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन अमीन, ब्यूटामीन हो जाएगा। एक स्ट्रक्चर ये बन गया 1 डिग्री का। दूसरा हम देखते हैं, सेकंड बात करें 1 डिग्री का ये भी है। दूसरा हम ऐसे बना सकते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 या CH कर लीजिए, या हम लगा दें NH2। 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 6, 6 2 8, 8 और 2 10 और 1 11। ये भी देखो NH2 समूह आ रहा है, इसमें भी NH2 समूह आ रहा है। ये भी एक आपका क्या हो जाएगा? इसका प्राथमिक अमीन बन जाएगा इस स्ट्रक्चर से। सर तीसरा कोशिश करते हैं बनाने का, देखते हैं बेटा। ऐसे लिख के CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 बैलेंसिंग का ध्यान रखना है, यहां से हटा दीजिए, यहां लगा देंगे हम NH2। भाई मुझे लगता है कार्बन देख ले, 1 2 3 4 है, 3 2 6 9, 9 2 11। बेटा एक ये भी बन गया, देखो NH2 समूह आ रहा है, तो तीसरा ये बन जाएगा। चौथा कोशिश करते हैं बनाने का, अगर बना सकते हैं तो। चौथा बताइए, चौथा बन सकता है, बताओ बेटे आप लोग। CH3 CH, यहां पर CH3 CH2 NH2 हो सकता है। देखते हैं बैलेंस, 1 2 3 4, 4 हो गया। हाइड्रोजन 3 2 6, 6 2 8 9 10 11 है। चौथा ये हो गया। देखिए नाम डिफरेंट होंगे तो संरचना भी डिफरेंट हो जाएगी, है ना बेटा। इसमें हो जाएगा
1 मेथाइल, 3 कार्बन है प्रोप एन अमीन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। 1 2 3, 2 मेथाइल, आईपैक नाम लिख रहा हूं मैं केवल, प्रोप एन अमीन, प्रोपनामीन। इसका देखते हैं 1 2 3, इसका नाम होगा 2 मेथाइल, 2 मेथाइल, 3 कार्बन है प्रोप एन अमीन। तो बेटा यहाँ पर मेरे को यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर बना लिए, 5वां नहीं बना सकते। ऐसा मत करना बेटा, आप इसको थोड़ा गलत वे में मत रिलेट करना। आप कहो सर ये कार्बन कितने डिग्री है, 1 2 3 कार्बन जोड़े 3 डिग्री कार्बन है तो 3 डिग्री अमीन। नहीं बेटे, अमीन अमोनिया का व्युत्पन्न है। अगर NH2 समूह है तो प्राथमिक अमीन है बेटे, NH समूह है द्वितीयक है, N है तो तृतीय। सब में NH2 आ रहा है, NH2 NH2 NH2। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो डी होगा। 4 प्राथमिक अमीन संभव होंगे इस क्वेश्चन के। ओके बेटे, चलिए चारों आपके सामने है। अब आगे बात करता हूं मैं। पहले का अड़ा क्वेश्चन क्या है, पहले का अड़ा क्वेश्चन की मैं बात करूं अगर, तो देखता हूं क्या कैसे है इसमें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। वो कहता है किस विटामिन के अभाव से स्कर्वी रोग होता है। किस, पहले का क्या है, कह रहा है किस विटामिन के अभाव में स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। पहला ऑप्शन है बी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन विटामिन डी, चौथा ऑप्शन विटामिन ई। बेटा ये जैवडू 10वां चैप्टर है 12th का, अगर आपने नोटिस किया हो, पढ़ा हो तो विटामिन, उसमें हमने कई प्रकार के विटामिन के बारे में बात की थी। अब हमारा यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करिए और देखिए, यूट्यूब पे भी अभी धीरे मिल जाएंगे आगे चल के आपको, है ना। विटामिन ए रतौंधी के लिए जाना जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन सी का अभाव होता है उसकी वजह से स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी पे आप आंसर कर दीजिएगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने पूरा डिटेल में बात की है। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ बेटे। ओके, चलिए ठीक है, ऑब्जेक्टिव अपना देख लीजिए किस किस का क्या सही है। ठीक है बच्चे, चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कौन सा क्या क्वेश्चन है। देखिए दूसरे खंड खा पे पहुंचते हैं। खंड खा क्या कहता है हमसे, दूसरे का हम क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं पेपर में। ये कह रहा है क्वथनांक उन्नयन, क्वेश्चन कह रहा है क्वथनांक उन्नयन एवं मूललता में क्या संबंध है, मूललता में क्या संबंध है। ये बिलियन से दिया गया है और आपका ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है 2025 में बेटे। वो ये कह रहा है क्वथनांक में उन्नयन एवं मूललता में क्या संबंध है। देखो बेटे, क्वथनांक उन्नयन विलयन का एक अड़संख्य गुणधर्म है जो मूललता के सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। सॉल्यूशन की बात करेंगे, संबंध पूछ रहा है, ज्यादा नहीं लिखना है इसमें हमें। क्वथनांक उन्नयन, सर इसको हम डेल्टा टी और बी बोलिंग पॉइंट क्वथनांक से प्रेजेंट कर रहे हैं। ये समानुपाती होती है बिलियन की मूललता को स्मॉल एम से प्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा टीवी जो है वो समानुपाती है मूललता के। समानुपाती हटाते हैं, कांस्टेंट प्रयोग करते हैं, डेल्टा टीवी समानुपाती की जगह कांस्टेंट के आ गया, लेकिन क्वथनांक के लिए है तो के भी लिख देते हैं।
मोललता, एक रिलेशन ये हो जाता है। लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ना चाहेंगे, इसमें मोललता जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है, उस हिसाब से थोड़ा और लिख सकते हैं। मोललता क्या होती है हमने पढ़ा है, तो मोललता का यहाँ पे इक्वेशन रख सकते हैं, डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू, मोललता होता है विलेय का भार इंटू 1000 बट्टे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान, किसमें बेटा, ग्राम में। ये हमारा रिलेशन हो गया। तो डेल्टा टीवी है विलेय के मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात ये संबंध हमारा हो गया है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आपके पूछा गया है बेटे, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का खा क्या कहता है बेटे। दूसरे का खा क्वेश्चन क्या कहता है हम जानना चाहते हैं। ये कहता है कि भैया HgCl2 तथा SnCl2 जली विलयन में साथ साथ नहीं रह सकते हैं, रह सकते हैं, क्यों भाई। कारण पूछ रहा है 2 नंबर का, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, तो हम कारण को जानना चाहेंगे। कारण क्या है बेटा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सभी समझ रहे होंगे, और मैं आपसे अगर बात करूं वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि बेटा एक बिलियन बीकर ले लो आप, उस बिलियन बीकर में आप एक तो HgCl2 डाल दो और प्लस दूसरा इसमें क्या डाल लो, SnCl2। एक ही बीकर में दोनों साथ साथ क्यों नहीं रह सकते हैं भाई। बात तो वो है ना, 2 लोग तब साथ रह सकते हैं जब उनकी नेचर सेम हो। जब नेचर सेम नहीं है तो वो थोड़ा कुछ न कुछ करते रहेंगे, एक दूसरे के विचारधाराओं से तालमेल नहीं बना पाएंगे। वैसे यहाँ पे हम एक स्टेबिलिटी की बात को भी लेके बात कर सकते हैं। अन्यथा हम ये कह सकते हैं साहब, जो आपका SnCl2 है, ध्यान देना, SnCl2 प्रबल अपचायक है, अपचायक है, प्रबल अपचायक है। ये बेचारा HgCl2 को अपचयित कर देता है, मरकरी में बदल देता है। तो हम बात करते हैं, देखिए कारण में लिख सकते हैं हम उस सॉल्यूशन में, SnCl2 एक प्रबल अपचायक होता है जो HgCl2 को मरकरी Hg में, बताओ क्या करेगा, अपचयित, Hg में अपचयित कर देता है, किसमें बताओ, Hg में अपचयित कर देता है, और स्वयं SnCl4 में बदल जाता है। इस कारण दोनों को एक ही बीकर में, दोनों को एक ही जली विलयन में साथ साथ नहीं रखा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट भी देना होगा और थोड़ा उसका रीजन भी दिखाना। चलिए देख लेते हैं, SnCl2 है, किसको रिएक्ट कर दे, किसको अपचयित कर रहा है, HgCl2 को। तो ये तो इसको मरकरी में चेंज कर देगा, Hg प्लस खुद क्या बन जाएगा, SnCl4 में बदल जाएगा। बैलेंसी के लिए थोड़ा हम यहाँ 2 का गुणा कर लेते हैं तो 2Hg मिल जाएगा, और यहाँ पे भी 2 का गुणा कर देते हैं, 2 टिन के साथ ले लेते हैं, देख लेते हैं, 2 दूनी 4,
2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये मरकरी में अपचयित कर देते हैं, इस कारण ये एक ही जली विलयन में एक साथ नहीं रह सकते हैं। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं बेटे। पेपर को देखिए तसल्ली पूर्वक, कितना लिखना है ये जानना भी बहुत जरूरी है कि पेपर एग्जामिनर सेटर जो है वो आपको किस तरीके से, किस व्याप पर आप उसको दिखाएंगे कि हमने इसका आंसर दिया है, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे कंसीडर करना पड़ेगा, है ना बेटे। चलिए, और नए बैच हमारे 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, बाकी 9th 10th 11th और 11th के 12th का बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, दूसरे का गा है, गा पार्ट है। ये कह रहा है उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए कि CO, पेपर आपके पास है, थोड़ा लैंग्वेज देख सकते हैं वहां से, NH3 का होल 5 Cl और SO4 तथा दूसरा पार्ट है CO NH3 का होल 5 SO4 और बाहर Cl आयनीकरण समावयवी है, आयनीकरण समावयवी है। बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का सम्मान तो करना पड़ेगा आपको, है ना। ये नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस तरीके से, किस लहजे में पूछ रहा है, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं ध्यान के साथ साथ। हाँ, ओके, ये अगर हम बात करें, सॉल्यूशन में चलने का प्रयास कर रहे हैं, हम बात करते हैं एक आयनन समावयवता होती है, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे किस अध्याय से दिया गया है, आयनाइजेशन, आयनन समावयवता है। ये आपका उपसे संयोजन यौगिक है, उससे लिया गया है ये क्वेश्चन 2 नंबर में। आयनन समावयवता ये कहती है कि भाई दोनों जो मॉलिक्यूल, दोनों संकुल है, उपसे संयोजी यौगिक है, उनके हरसूत्र समान होने चाहिए। पहला स्टेटमेंट, आणविक सूत्र या अणुसूत्र, एक डेफिनेशन का भाव है यहां पर, अणुसूत्र समान होने चाहिए। ये कह रहा है, इसको बताओ ये है कि नहीं है, कैसे सिद्ध करोगे आप। तो पहली बात, आणविक सूत्र समान है, देखते हैं सर कौन कौन से हैं। पहला CO NH3 का होल 5 Cl है, SO4 है, पहला पार्ट दिया गया। सेकंड पार्ट दिया गया है CO NH3 का होल 5 और अंदर SO4, बाहर क्या है बेटा Cl। देखो अणुसूत्र समान है, CO NH3 होल 5 SO4 Cl। आयनन समावयवता ये कहती है जैसे इन यौगिकों को, इन संकुलों को आप जल में डालोगे तो इनमें आयन अलग होनी चाहिए, समन्वय गोलक के बाहर जो आयन है वो अलग होनी चाहिए। तो देखते हैं बेटे आयन अलग होंगे कि नहीं, देखते हैं। CO, इसका आयनन करेंगे, NH3 का होल 5 Cl, ये क्या हो जाएगा +2 प्लस SO4 -2, बाहर कौन सा आयन आया है -2 SO4 का, इसको करेंगे तो CO NH3 का होल 5 SO4, ये +1 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा Cl-। देखो आयन अलग अलग है, तो इससे प्रूफ सिद्ध होता है कि इन संकुलों का आणविक या अणुसूत्र समान है और समन्वय गोलक के बाहर या इनमें आयनों की आयन भी भिन्न भिन्न है, इसलिए ये आयनन समावयवी या आयनन समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन हम इस तरीके से इसका भाव दिखा सकते थे। चलिए, आप लोग कर पा रहे हैं बेटे? ओके, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे बच्चे हैं भारतवर्ष के, और हमारे भारतवर्ष के जितने भी विद्यार्थी हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, आप देखिए उनका अलग ही परचम होता है, चाहे उनमें पराग अग्रवाल जी हो, आपके सुंदर पिचाई जी हो, और बहुत सारे लोग हैं जिनके में नाम, असंख्य लोग हैं
जो पूरे देश वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है उनका। ठीक है, आप लोग भी पढ़िए। ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ ज्यादातर बच्चे अपने अपने गोल को सेट करिए। कुछ बच्चे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाइएगा, डॉक्टर बनिएगा, जो भी काम अपना करें वो पूरी ईमानदारी से करें। चलिए, ओके। दूसरे का कहा हम बात कर रहे हैं निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। क्वेश्चन दिया गया हमें निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, पूर्ण कीजिए। ओके, क्वेश्चन दिख रहा है? सही है। चलिए सर, क्या दिया गया है? ये दिया है C2H5Br, इसकी क्रिया करा रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन एक्वस फॉर्म में करा रहा है। जलीय अवस्था में A बन रहा है। A का फिर रिएक्शन करा रहा है K2Cr2O7 प्लस H2SO4, फिर यहाँ पे B बना रहा है। तब कह रहा है साहब पूर्ण कीजिए, A और B को बताइए। ठीक है, देख लेते हैं यार, डरना नहीं है। ऑर्गेनिक बड़ा मजेदार केमिस्ट्री होती है। थोड़ा उसके लिए हमें 11th की जीओसी रिएक्शन के लिए जीओसी क्लियर होना जरूरी है ना। 11th का थोड़ा पार्ट हमें आना चाहिए, मैकेनिज्म। बहुत आनंद आता है यार, ऐसा नहीं है बच्चों। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो, CH3CH2Br एथिल ब्रोमाइड है सर। इसकी क्रिया KOH से करा रहा है, पर एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में रिएक्शन करा रहा है। ठीक है, ओके सर। तो कुछ नहीं है, एक सीधा आयनिक रिएक्शन हो जाएगा। यहां से आपका KBr निकल जाएगा, यहां से माइनस आपका निकलेगा KBr, और बनेगा क्या? CH3CH2OH बन जाएगा। ये कौन है बेटा? आपका A है। ठीक है, A क्या बनेगा? A जो बनेगा वो होगा आपका एथिल एल्कोहल होगा। शराब भी बोलते हैं इसको, एल्कोहल, है ना बेटे? इसको हम शराब के नाम से भी जानते हैं। सर दूसरा, जब A बन जा रहा है तब एक ही क्रिया किसके साथ करा रहा है? एक ही क्रिया करा रहा है K2Cr2O7 प्लस H2SO4। इसको बोलते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक होता है ये। इसका ऑक्सीकरण कर देगा एल्कोहल का। ऑक्सीकरण कराने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? ओ। एल्कोहल का ऑक्सीकरण बच्चों सामान्यतः किसमें होता है? एल्डिहाइड में। तो यहां से क्या बन जाएगा आपका? CH3CHO, ये B यौगिक होगा आपका, जो B पूछ रहा है। इसका नाम होता है एसीटेल्डिहाइड। प्यारे बच्चों नाम बताइए जरा इसका, क्या होगा? एसीटेल्डिहाइड। ओके, थोड़ा बैलेंस की अगर बात करो तो देख लीजिए, यहां से निकलेगा क्या? CHO, यहां से ऑक्सीकरण होगा, माइनस का क्या निकल जाएगा? H2O। तो बेटा A पूर्ण करने पर A एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा सर, B हमारा एसीटेल्डिहाइड प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया है, और ये क्वेश्चन ओके बेटा। चलिए इसी क्रम में हम आगे बात कर ले, अगर ये क्वेश्चन हो गया हो आपका तो। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। एक न्यूमेरिकल डाटा दिया गया है हमें, अगर आप देखना चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 3 का है, ये कह रहा है कि यूरिया 6 ग्राम यूरिया है। तो यूरिया के बारे में कुछ दिया है, यूरिया का भार दिया गया है क्वेश्चन में, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। 6 ग्राम यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी 60 होता है बेटे। और विलायक का भार दिया है इसमें, विलायक का भार, विलायक का भार दिया है कैपिटल W बराबर कितना दिया है? 200 ग्राम दिया गया है। और सर एक और दिया है मोलल उन्नयन स्थिरांक, केबी का मान दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल दिया गया है। तब पूछ क्या रहा है यार इसमें? ये पूछ रहा है क्वथनांक का उन्नयन
डेल्टा टीवी ज्ञात कीजिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अभी संबंध भी पूछा इसी का उसने। देखो पेपर सेटर का दिमाग बड़ा। तो हम बात करेंगे, हमसे पूछ रहा है क्वथनांक का उन्नयन। ये डेल्टा टीवी अभी हमने पढ़ा था, क्या था बेटा, केवी इंटू विलेय का भार गुणा 1000 इंटू विलेय का अणुभार इंटू विलाय का द्रव्यमान ग्राम में। तो डेल्टा टीवी के बारे में बात करें, अगर हम केवी का मान बतला दो कितना दिया है 0.52, विलेय कितना दिया है 6 और गुणा 1000 चल ही रहा है। बड़ा सरल है यार, इतना पेपर में थोड़ा क्वेश्चंस ठीक ठाक देना चाहिए इनको, है ना, क्योंकि बहुत सारे मेहनत बच्चे अच्छे से करते हैं, उनका मनोबल थोड़ा ना टूटे, है ना भाई। बोलो, ये डेल्टा टीवी कटकट आ गया 0.52/2, 2 का भाग दे दो यार, कितना जाएगा ये 26, ये बन जाएगा डेल्टा टीवी बराबर 0.26। हाँ या ना, केल्विन कर दीजिए या डिग्री सेल्सियस कर दीजिए या केल्विन, ये ठीक है। अपना आंसर देख लीजिए सब लोग, यही मैच हो रहा हो। ओके ठीक है। दूसरा पार्ट हमसे कह रहा है तीसरे का खा। आप लोग का है ना उत्तर क्या है, चेक कर रहे हैं आप लोग आंसर, कितने बच्चों के आंसर सही जा रहे हैं कमेंट करके बताइए, है ना। चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए। तीसरे का खा का है। पहला कह रहा है बेंजिल अल्कोहल से, पहला पार्ट है बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, चलो देख लेते हैं पहला पार्ट और सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। इसका क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है ब्यूटेन टू ऑन, ऑन मतलब टू ऑन से ब्यूटेन कहां गया, टू ऑल, सॉरी ब्यूटेन टू ऑल का बनना। आजकल ये अच्छा टॉपिक उन्होंने डाल दिया है, यदि रिएक्शन का अभिकर्मक बताना, सॉरी उत्प्रेरक बताना है, अभिकर्मकों के नाम बताइए। बेंजिल अल्कोहल आप जानते हैं ना, बेंजिल अल्कोहल क्या होता है, बेंजीन पे CH2 लगाते हैं, इसका OH करते हैं। अब इससे बेंजिल अल्कोहल से आपका बना के दे रहा है, क्या दे रहा है, बेंजोइक अम्ल। क्या दे रहा है, बेंजोइक अम्ल, COOH। तो वो ये कह रहा है इस बेंजिल अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल बनाने में यहाँ कौन सा अभिकर्मक प्रयोग किया जाएगा। एक बात बताओ यार तुम लोग बच्चों, अल्कोहल का फर्स्ट टाइम ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या मिलता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सेकंड टाइम ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है बेटा हमारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका अगर ऑक्सीकरण डायरेक्टली दो ऑक्सीजन के साथ कर दें, लेकिन K2Cr2O7, या इसको छोड़िए KMnO4 ले लीजिए, KMnO4 प्लस H2SO4 के साथ कर दीजिए तो आपका बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। हाँ या ना बोलो यार, अम्लीय पोटेशियम पर मैग्नेट ले लिया हमने, है ना, तो बन जाएगा। देखो क्या निकलना है यार, है ना, यहां से निकाल दो यार, माइनस के क्या निकल जाएगा H2O। तो इस समय अभिकर्मक कौन है बताओ, अभिकर्मक आप लिख के आए होंगे ना, आप डायरेक्ट भी लिख के आ सकते हो। अभिकर्मक इसमें होगा KMnO4 प्लस H2SO4, ये ऑक्सीकरण करता है। ब्यूटेन टू ऑन से क्या बनाना है, ब्यूटेन टू ऑन का मतलब क्या है सर, इसको भी देख लो यार। ऑन लगा है, कीटोन समूह होता है CH2CH3, इससे क्या बना रहे हैं भैया बता देना, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल मतलब CH3CHOH सिंगल बॉन्ड CH2CH3। सॉरी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, चलो तो मैं इसको थोड़ा सही से कर देता हूं, अगर आपको दिख रहा हो, है ना ठीक है कोई बात नहीं, इसको थोड़ा हम इधर मूव कर देते हैं, देखते हैं।
इससे हमारा बनवा रहा है CH3 CHOH CH2CH3। इसका निकिल के साथ या निकिल हाइड्रोजन को प्रयोग करके इसका अपचयन करा दीजिए। 2 हाइड्रोजन लेके अपचयन करा देंगे, एक H इधर एक H इधर लग जाएगा, तो ये बन जाएगा एल्कोहल। देखो एल्कोहल बन गया। और इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या बेटा हम सोडियम को भी लगा सकते हैं NaBH4। तो इसका जो अभिकर्मक है वो आपका हो जाएगा या तो लिथियम, सॉरी, या तो आप NaBH4 का प्रयोग कर लो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग कर लो। अब जो भी कर सकते हैं, कर रहे हैं ना आप लोग, ठीक है बेटे, है ना। अब दूसरा इसका गा घा। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही है। देखो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका और आगे का भाग लेके आते हैं। पूरा पेपर सॉल्व कराना है हमें। ओके, ठीक है बच्चों, बाय। ब्यूटूल चलिए आगे देखते हैं इसका। चलिए और देख लेते हैं क्या है इसका आगे, और एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर इनके ओवरऑल आंसर बता देंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। वो ये कह रहा है क्वेश्चन में, अब कर्मक दूसरे का गा, क्वेश्चन नंबर 2 का गा क्या कहता है, ये कह रहा है निम्नलिखित को कैसे परिवर्तित करोगे एथेनॉल से। एथेनॉल से मतलब एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO, इससे हमें क्या बनाना है 3 हाइड्रोक्सी
ब्यूटेनल क्वेश्चन में कह रहा है, तो बेटा हम इसका CH3CHO तनु क्षार की उपस्थिति में तनु क्षार NaOH ले लो और कोई भी ले लो, ये एक रिएक्शन नेम रिएक्शन में हमने पढ़ा था एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन कर देंगे तो यहां से क्या होगा, संघनन हो जाएगा इन दोनों अणुओं का। तो देखते हैं सर, संघनन के बाद हमें मिलेगा CH3CH या OH आ जाएगा आपका OH, या H चला गया CH2 यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, ये बन जाएगा, इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है सर इसी में कि इससे ब्यूटूइन कैसे बनाएंगे। अब इसको हम यदि गर्म कर दें, क्या कर दें, गर्म, इसको गर्म कर दिया जाए तो यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज हो जाएगा, H2O। सेथियन नियम के अनुसार की बात कर ले, यहाँ से इस कार्बन से OH निकल जाएगा, यहाँ से H निकलेगा, बोलो बेटे टूइन बनवा रहा है, इसलिए यहाँ से सम्मित तरीके से माइनस H2O निकाल दो, यहाँ से आपका बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, इसका नाम है ब्यूटूइन अल। दूसरे का घा वो ये कह रहा है कीटोन फेलिंग विलयन तथा टोलन अपकर्मक को अपचयित नहीं करता है। जो कीटोन होता है ना, कीटोन, वो इनको अपचयित नहीं करता, ये हम बिल्कुल पढ़ चुके हैं। और लेकिन जब फ्रैक्टोज जिसमें कीटोनिक समूह होता है कर देता है। यार बड़ा अच्छी बात कर रहा है, जैसे कीटोन क्या है, RCOR, कीटोनिक OCHO समूह है, O समूह है, ये कीटोन, मैं सॉरी इसको सही से लिखता हूं बेटा, कीटोन RCOR कौन सा है, टोलन अपकर्मक या फेलिंग विलयन को किसी को अपचयित नहीं करता है, उनके साथ रिएक्शन नहीं करता है। फिर ये कह रहा है सर ये कीटोन नहीं करता है, लेकिन फ्रैक्टोज का फॉर्मूला होता है ना, आपने फ्रैक्टोज की बात की हो, CH2OH सिंगल बॉन्ड CO CHOH का होल थ्राइस और CH2OH, ये क्या है बेटा, फ्रैक्टोज। तो ये कह रहा है ये चाहे फेलिंग विलयन हो चाहे टोलन अपकर्मक हो Ag2O, इन दोनों के साथ रिएक्ट कर लेता है। कारण बताइए क्यों। तो मैं आपको बड़ा छोटा सा कारण है बताता हूं बेटे। जबकि फ्रैक्टोज में भी कीटोन समूह होता है CO, इसमें भी CO समूह होता है, सेम समूह है। क्या होता है बेटा, इसके अंदर कीटोन समूह होता है जो क्षार की उपस्थिति में, किसी बेस की उपस्थिति में फ्रैक्टोज ग्लूकोज में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बेटा, ग्लूकोज में बदल जाता है। और ग्लूकोज में समूह होता है CHO। देखो ग्लूकोज मैंने आपके सामने लिखा है, क्षार की उपस्थिति में फ्रैक्टोज तुरंत किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। इसका अर्थात पुनर्विन्यास हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, पुनर्विन्यास हो जाता है, या इसको कहते हैं इनोलाइजेशन हो जाता है इसका, जिसके कारण ये फिर चाहे आपका टोलन अपकर्मक हो चाहे आपका फेलिंग विलयन हो, दोनों के साथ अपचयित हो जाता है। सीधा कह सकते फ्रैक्टोज में कीटोनिक समूह होता है, लेकिन ये क्षार की उपस्थिति में फेलिंग और टोलन विलयन के साथ क्या करता है, उपस्थिति में ये ग्लूकोज का निर्माण करता है या ग्लूकोज में बदल जाता है। इसका पुनर्विन्यास भी अरेंजमेंट हो जाता है जो, और बाकी ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह है, ये आराम से कार्बोक्सिलिक समूह में बदल जाता है। कार्बोक्सिलिक समूह में बदलता है, बोलो बेटे, और रजत दर्पण बना देगा, या तो चांदी बना देगा, या क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवच्छेद बना देगा। यहां तक हमारा क्वेश्चन तीसरे के हमने सारे पार्ट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 का पराशर दाब से संबंधित है। 4 का पराशर दाब से संबंधित है। पराशर दाब हमने पढ़ा है, क्या है, होता है कि पराशर की क्रिया को रोकने के लिए सांद्र विलयन पर जो दाब लगाया जाता है उसे पराशर दाब कहते हैं।
अच्छा, एक 27 डिग्री सी पे एक क्वेश्चन दिया है, इसका हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4 का, सारे बच्चे ध्यान फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास, सॉरी बच्चों अभी एक सेकंड, हाँ अब ठीक है। 4 का 4 का है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं, आपका पेपर है, देखिए आप लोग, क्वेश्चन पेपर तो आपके पास है ही। 4 का है, हाँ। पराशर दाब की परिभाषा लिखिए, ठीक है, इतना पूछा गया। फिर एक क्वेश्चन का भाग लगा दिया है यहाँ पे। टेम्परेचर दिया है उसका 27 डिग्री सेल्सियस, 273 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 300 केल्विन हो जाएगा। सर 2% है, 2% जली विलयन है, तो भार जली विलयन का भार W हो जाएगा, आयतन भी 100 ml हो जाएगा, लीटर में बदलेंगे 100/1000 लीटर आ जाएगा, ठीक है। और विलयन स्थिरांक S का मान दिया है 0.0821। फिर कह रहा है, क्या निकलवा रहा है यार, विलयन स्थिरांक दिया है, पराशर दाब ज्ञात करा है। पाई बराबर पता है W/M/UV/ST। ये बताओ आयतन दिया है, और पदार्थ कौन सा है, यूरिया यूरिया यूरिया। अच्छा, यूरिया का अणुभार कितना होता है, 60। लगा दीजिए P बराबर, यूरिया का भार 2 है, अणुभार 60 है, आयतन 100/1000 है। ओके ओके। सर एस दिया है 0.0821। टेम्परेचर सर कितना दिया है, 300। देखो बेटे 1 2 3, 1 2 3 कट गए भाई, 100 दफे कटे हैं, और ये 300 और 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया। ओ माय गॉड, बोर्ड वाले क्या कर रहे हो आप लोग, थोड़ा दो बच्चों को मेहनत करने दो। ये बच्चे तो तुरंत इस क्वेश्चन को कर देंगे, आंसर किसमें आएगा, एटीएम में। साहब ऐसे क्वेश्चन ना डालो भाई। चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन डाल रहे हैं, बच्चों का इससे मनोबल बढ़ रहा होगा। चौथे का क्वेश्चन नंबर, चौथे का खा क्या कहता है, देखते हैं सर। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों को समझाओ। फैराडे ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम था, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती होती है। और दूसरा फैराडे का नियम था, विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयनों में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक या उनके परमाणु द्रव्यमान के समान होती है। W समानुपाती E या समानुपाती Z। चौथे का गा क्वेश्चन पे हम जिक्र करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये, न्यूमेरिकल डाटा है, देखते हैं कितने बच्चों ने किया होगा। अपना आंसर चेक करिएगा, हम आंसर पे थोड़ा जाना चाहेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का गा, ये कह रहा है अमोनिया का प्लेटिनम की सतह पर अपघटन शून्य कोट की अभिक्रिया है, N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी अगर वेग स्थिरांक का मान दिया गया है। चलिए, वो ये जानना चाह रहा है आपसे, अमोनिया है जो NH3, वो किसका निर्माण कर रहा है, N2 + 3H2 बना रहा है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, द्वितीय को शून्य कोट की अभिक्रिया है, बैलेंस के लिए इसका कितना करना पड़ेगा, 2, ठीक है। इस अभिक्रिया का वेग की बात करें, अभिक्रिया का वेग, क्रिया का वेग, अच्छा वेग को R से लिखते थे, R बराबर क्या होता है, K। अभिकारक यहाँ पे कौन है बेटा, NH3 जीरो। पावर सर जीरो क्यों लगाइए, क्यों कह रहा है इसका अपघटन कौन सी कोटि का है, शून्य कोटि का, तो हमने कोटि लगा दी शून्य। तो यहाँ पे R बराबर बताओ क्या आ गया, K। और K क्वेश्चन में आपको दिया है, K का मान दिया है क्वेश्चन में 2.5 गुणा 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। तो हमारे पास R का मान आ गया 2R के बराबर है, 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड, ये R का मान आ गया। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ मेरे बच्चे, और जानना चाह रहा है N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी। N2 और H2 के उत्पादन की दर पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं है, निकाल लेते हैं हम, ऐसी भी बड़ी बात नहीं है। हम जानते हैं
अब क्रिया के औसत वेग से या तात्क्षणिक वेग से औसत वेग, अब क्रिया के औसत वेग, सर औसत वेग r बराबर क्या होता है बता दो। इसके लिए NH3 की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय माइनस 1/2, और नीचे आ जाते हैं बराबर, सारी सांद्रताएं बराबर चलेंगी। माइनस यहाँ पे आता है क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में सदैव कमी होती है, उत्पाद की सांद्रता में सदैव वृद्धि होती है। वृद्धि को प्लस से लिखते हैं और कमी को हम, आपको पता है, माइनस से लिखते हैं। ओके, चलिए अब क्या पूछ रहा है, ये तो एक हमने तात्क्षणिक वेग या औसत वेग के लिए समीकरण लिखा है। अब बेटा r इसके बराबर है, इसके ये सब आपस में बराबर है, तो पहला हम बात करेंगे किसका पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखो N2 के उत्पादन की दर, N2 के उत्पादन की दर या निर्माण की दर। एक बात बताओ, उत्पाद की दर है क्या, यही तो है, क्या है बेटा, प्लस डेल्टा N2 बट्टे डेल्टा T, ये किसके बराबर है, R के। लो भैया और मेरे बच्चा, डेल्टा N2 बट्टे डेल्टा T, सर R कितना निकाल लिया हमने, ऊपर ये निकाला है 2.5 गुणा 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। ये इसका N2 के उत्पादन की दर है। क्या आप लोगों का यही सही आंसर है, बताओ प्लीज, कमेंट तो करो यार। अब लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, बताओ बेटे, कमेंट करके बताओ ना। चलिए सेकंड इसी में पूछ रहा है, सेकंड हमसे बात कर रहा है H2 के उत्पादन की दर प्लस 1/3 डेल्टा N2 बट्टे H2 बट्टे डेल्टा T बराबर, ए भी R के बराबर हो जाए। ये स्टेप इसके बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। आगे लिख सकते हैं प्लस 1/3 डेल्टा H2 बट्टे डेल्टा T बराबर R। ओके सर, R का मान लगा दो यार, 3 उधर पहुंच जाएंगे, तो डेल्टा H2 बट्टे डेल्टा T बराबर 3 इंटू R। R का मान डेल्टा H2 बट्टे, ये 3 इधर पहुंच जाएंगे ना, ये तो पता चल रहा है आपको, 3 इंटू 2.5 गुणा 10⁻⁻⁴, 3 दूनी 6, 5 15, 7.5 आ रहा है क्या बेटे, ये आ जाएगा इसके उत्पादन की दर, प्लस तो केवल निर्माण की दर बता रहा है, बन रहा है बराबर 7.5 गुणा 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। ये दोनों आंसर है। अब जाके ये क्वेश्चन देखते हैं कितने नंबर में आपके एग्जाम में दिया है बेटे। ये क्वेश्चन भी उसने आपको 3 नंबर का, सॉरी ये सारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में क्वेश्चन था, आने लायक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कितने बच्चे करके ला पाए, है ना। ओके चलिए चौथे का घात की बात करेंगे, लिख लिया करो ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या पोस्ट कर लिया करो, उसमें पोस्ट करके भी लिख लिया करो, ठीक है। चलिए मस्त रहिए, टेंशन नहीं ले, हुआ सो हुआ, जैसा भी हुआ। जली विलयन में रंग बताना है, पहला क्वेश्चन है, चौथे का घा है। एक पहले रंग बताना है Zn+2 का, दूसरा रंग बताना है कॉपर +2 का, और तीसरा रंग बताना है बेटा Fe+2 का। रंग बताने का मुख्य कारण होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो रंग दिखाएगा, नहीं है तो रंग नहीं दिखाएगा। जिंक का आर्गन 18 तक इलेक्ट्रॉन विन्यास, 4s 0 हो जाएगा, 3d 10। इसमें मुझे लगता है एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके अंदर रंग नहीं होगा, ये कलरलेस होगा भाई। 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये होगा रंगहीन, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होगा, है ना बेटे। कॉपर की देखते हैं, कॉपर आर्गन होता है, आर्गन में क्या होता है 4s1, ये 3d क्या हो जाता है 10, 2 निकालना, एक s से निकाल दिया, एक d से 9 रह गए बेटे यहाँ पे,
और डी में कक्षक तो आपको पता ही है यार, कितने होते हैं, 5 होते हैं। इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक है भाई, पक्का रंगीन होगा। अगर शायद इसका कलर मेरे हिसाब से नीला होता है, नीला रंग होता है, कलर भी पूछा है तो लिख सकते हो। आयरन की बात करते हैं, आयरन थर्ड है, तो तीसरा आयरन आयन है, फेरस आयन भी बोलते हैं इसको, Fe+2। ये बता 30 होता है, ऐसा मत करना सर कैसे आ गए है ना। और आयरन कितना होता है, 26। आर्गन तक तो जाएंगे, आयरन 26 हो गया, 4s2 हो जाएगा, 3d क्या हो जाएगा 6, 2 निकालना है, s0 हो गया भाई, पक्का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। डी में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं, लो भाई 1 2 3 4 5 6, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत बढ़िया कलर होगा, 4 होंगे शायद, मे भी इसका हरा रंग होता है, मे भी, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हमने 4 का क्वेश्चन पूरा कर लिया है। 5वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड 5 का इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव, हमने बोला है किसी रॉड को उसी रॉड के विलयन में डाल दिया जाए तो रॉड और विलयन के मध्य एक वोल्टेज उत्पन्न होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक है, धातु की नेचर ज्यादा क्रियाशील होगी तो ज्यादा आयन बनेंगे, और विलयन की प्रकृति भी होती है, विलयन की सांद्रता भी है, और विद्युत अपघट्य की नेचर प्रबल होगा, प्रबल। कोटि और आणविकता में अंतर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 4 नंबर में। कोटि प्रायोगिक कथन है, आणविकता एक सैद्धांतिक है। कोटि का मान पूर्णांक, शून्य अपूर्णांक कुछ भी हो सकता है, कोटि का केवल पूर्णांक होता है। निम्नलिखित के आईपैक नाम लिखिए। 5 का इलेक्ट्रोड विभव है, 5 का खा कोटि और आणविकता में अंतर है, 5 का गा हम बात करते हैं। निम्नलिखित के आईपैक, IUPAC नाम लिख ले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पहला पार्ट है हमारे पास K3AlF6, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा फ्लोराइडो, हेक्सा फ्लोराइडो। एल्यूमिनियम होता है, नेगेटिव के अंदर है एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट थर्ड आ जाएगा इसका आंसर, देख लीजिए। सेकंड हमारा आईपैक नाम है FeH2O का होल 6Cl2 बराबर में, ऑक्सीडेशन कितना होगा इसका 2 होगा। लिगेंड का नाम पहले आएगा हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा फेरस, फेरस ही होगा इसका क्योंकि धनायन के अंदर संकुल है फेरस। सेकंड बाहर सामान्य रेडायन होगा ये क्लोराइड। अपने आंसर चेक कर लीजिए सभी बच्चे, है ना। तीसरा पार्ट है हमारा, तीसरा पार्ट है CONH3 का होल 5Cl, और बाहर क्या डाल दिया इन्होंने SO4 -2 -3 +3 ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका नाम निकलेगा पेंटा। ए से स्टार्ट है, सी से ए वाला पहले आएगा, पेंटा अमीन, एमीन, अमीन क्लोराइडो, क्लोराइडो कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। यस या नो, आनंद आना चाहिए ना बेटे, यही होगा। हाँ, धनायन के अंदर है, कोबाल्टी रहेगा। एक और है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, हर बार कुछ ना कुछ, जिसका बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ा भाई K4 छोटा भाई K3, ओके, ये आता रहता है। इसका नाम बताओ। के का मतलब क्या है, पोटेशियम। अच्छा, डाई ट्राई टेट्रा केवल लिगेंड के लिए आता है। पोटेशियम हेक्सा साइनो या साइनाइडो, साइनाइडो या साइनो भी लगा सकते हो। फेरस होता है लेकिन एट लग जाएगा, फेरेट थर्ड, ये ठीक है, ओके। एक सुनहरी दुनिया है, मस्त रहिएगा। बाकी एक घा बचा हुआ है, ग्लूकोज के नॉर्मल एक्शन, ये जेवडू वाली रिएक्शन से। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेंगे, ओके, ठीक है। राधे राधे, जय श्री राम।
गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू गाइस।